नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे, जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। पर उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की यानी कि ये क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। यहाँ पर आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो और कोड यूज करते हो SRC10, तो आप लोगों को 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। इसके अलावा दोस्तों, आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज 2 एडिटोरियल, 2 टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। दोनों ही टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ है आज, ठीक है। ये भी एक्चुअली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला ही पार्ट है। इसके अलावा फिर 2 खबरें हैं, सब कुछ दो हैं आज। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल के अंदर है पार्लियामेंट्री बिजनेस एंड एन असेंशियल पिट स्टॉप। देखो, आप लोगों ने देखा होगा अगर सिलेबस ध्यान से मेंस का, तो मेंस के सिलेबस के अंदर क्लियरली दिया हुआ है कि पार्लियामेंट के और उसके इश्यूज, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर और उसके इश्यूज इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं पार्लियामेंट के इश्यूज से रिलेटेड, है ना, पार्लियामेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, उनके इश्यूज से रिलेटेड। तो यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा इशू हम लोग को पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलता है। रिसेंटली जब मैं 2 सेकेंड ना, रिसेंटली जब मैं पार्लियामेंट के इशू की बात करता हूँ ना, तो पहला इशू हम लोग को ये देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट के अंदर कानून के क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ने कहा। इस कारण से ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है कि विदाउट प्रॉपर डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर बिना ज्यादा डिस्कशन किए ही बिल को पास कर दिया जाता है। अब जब डिस्कशन होता है तो उसके बाद क्या होता है, बिल जो है वो रिफाइन होता है, बिल जो है वो ठीक होता है। अब जब डिस्कशन नहीं होता है तो जो बिल की क्वालिटी है वो कम आती है, तो वापस से वो फर्स्ट पॉइंट पर जाते हैं अपन। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और चीज ये भी देखने को मिलती है कि जब डिस्कशन कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जुडिशरी कंफ्यूज हो जाती है। जैसे कभी भी कोई कानून आता है, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होते हैं, तो उसे जुडिशरी भी सुनती है और जुडिशरी को पता चलता है अच्छा ये पर्टिकुलर कानून किस कारण से आया है, व्हाट इज द रीजन। पर पार्लियामेंट के अंदर जब डिस्कशन कम होता है तो वो जो ऑब्जेक्टिव वो क्लियर नहीं हो पाता। एक चीज हम लोगों को पार्लियामेंट के अंदर ये भी देखने को मिलती है कि पार्लियामेंट के अंदर ना मिसकंडक्ट होता है। कई बार कुर्सियां फेंकना, कई बार टेबलें फेंकना, राज्यसभा के अंदर कुछ मेंबर का जो मेन बॉडी है, जो चेयरमैन है, उसकी तरफ जाना, बीच में गार्ड के साथ में हाथापाई होना, ये कोई एक आध बार की इशू नहीं है, हम लोग को हर बार देखने को मिलता है। देयर वॉज अ पर्सन इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में चाकू लेके आ जाता है, उन्हें आज भी चाकू बॉय कहा जाता है। देयर इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट के अंदर आके पेपर सॉल्ट को छिड़क देते हैं, पेपर स्प्रे छिड़क देते हैं, उन्हें आज भी स्प्रे बॉय कहा जाता है। तो इस तरीके के इश्यूज भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। साथ में हम लोग को एक बड़ा इशू ये भी देखने को मिलता है कि जो जॉइंट कमिटीज हैं और जो पार्लियामेंट के अंदर नॉर्मल प्रोसेस है, उनको थोड़ा सा ओवरकम किया जा रहा है। साथ में नंबर ऑफ जो सिटिंग है पार्लियामेंट की, वो भी धीरे धीरे करके कम होती हुई दिखाई दे रही है। और कोविड-19 के समय पे तो ये काफी कम हो गई थी, ठीक है। तो देखो यार, अगर अपन पार्लियामेंट की इफिशिएंसी की बात करें इस एडिटोरियल के अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर मेनली हम लोग ये जॉइंट कमेटी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, ये वाले इशू के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि मानसून का सेशन जो है वो एजर साइंडाई कर दिया गया है, जिसके बाद में कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, ये 2 बिल थे जिसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जा रहा था पार्लियामेंट की। वहीं अधिकतर बिलों को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजा नहीं जाता। इस बीच में केवल 5 ही कानून जो है वो पास हुए। पार्लियामेंट की टोटल इफिशियंसी के अंदर लोकसभा की इफिशियंसी 47% और राज्यसभा की इफिशियंसी 42% तक दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ जो 24 डिपार्टमेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के द्वारा बनती है, जो कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन दोनों के द्वारा साथ में मिलकर बनाई जाती है। 2:1 का रेशियो होता है यहाँ पर मेंबर्स का। जब हम लोग ये डिपार्टमेंटल रिलेटेड
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं तो बजट के अंदर जितने भी बजट होते हैं उसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए इन्हीं के पास में भेजे जाते हैं, जितना भी बजट होता है उसको, है ना, अलग अलग डिमांड्स को। यहाँ पर जब बिल होता है ना, जब बिल आता है तो बिल के आने के बाद में ना पहले तो उसको गैजेट के अंदर पेश किया जाता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप जो होती है उसके अंदर ना उस बिल को रिफाइन किया जाता है, उस बिल को ठीक किया जाता है, जिसके अंदर उसे पब्लिक ओपिनियन में रखा जाता है। उस बिल को रखा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर, यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन किए जाते हैं। वहीं उस बिल को ज्वाइंट कमेटी या फिर किसी हाउस की कमेटी के अंदर या फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजा जाता है, ताकि क्या हो सके, वो बिल जो है वो रिफाइन हो सके। पर ये जो तीसरा टूल है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, इसका प्रयोग बहुत कम होता जा रहा। 2014 ये 2004 से 9 के बीच में जो 14th लोकसभा थी उस दौरान में 60% यूज था, 15th लोकसभा में 71% और 16th लोकसभा में अचानक से नंबर जो है वो नीचे आ गया। पर जब हम लोग डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का यूज करते हैं तो उसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है? इसकी वजह से देखो बेनिफिट क्या होता है कि मतलब क्यों कर लेना चाहिए इसका प्रयोग। तो एक तो साधारण सी बात है कि यार दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लें, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज स्टेप है, इसको कर लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को एक देखने को मिलता है कंज्यूमर, एक देखने को मिलता है स्टेक होल्डर, एक देखने को मिलता है ब्यूरोक्रेट। ठीक है, अगर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में चीज नहीं गई है तो उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्क्रूटिनिटी नहीं हुई है, ऐसा माना जाता है। मतलब बिल जो है वो ब्यूरोक्रेट द्वारा बनाया गया, लोकसभा के अंदर लाया गया, थोड़ा बहुत डिस्कशन किया गया, उसको पास कर दिया गया, जिसके बाद कंज्यूमर और स्टेक होल्डर्स की बात तो उस बिल के अंदर रखी नहीं गई। फिर फार्म बिल जैसी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं, लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की वजह से थोड़ा सा ये जो डिस्प्यूट है वो भी कम हो जाते हैं, लोगों के विरोध भी कम हो जाते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर का प्रयोग बढ़ जाता है। साथ में क्या होता है, यहाँ पर कैमरा का प्रयोग किया जाता है। आप समझना कि जब मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट और डिस्कशन हो रहा है वहां पर पूरी पार्लियामेंट डिबेट और डिस्कशन कर रही है यार। मतलब वहां पर लोकसभा के अंदर 543 मेंबर डिस्कशन कर रहे हैं, और समझो कि यार सबके पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व हो पाएंगे क्या, और एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो पाएगा क्या? कभी कोई टेबल फेंकेगा, कभी कोई विरोध कर देगा, कभी कोई क्या कर देगा, इस तरीके की चीजें चलती रहेगी। इन सारी चीजों में ना पढ़ते हुए अगर हम लोग एक छोटी कमेटी बनाए जहां पर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स और वो लोग अपना ज्ञान दें तो शायद बेटर रिजल्ट आ सकता है। साथ में क्या हो कि वो डिपार्टमेंट के लोगों को लगता है कि नहीं यार यहाँ पर हम लोगों को कंज्यूमर से पूछ लेना चाहिए, यहाँ पर हम लोग को स्टेक होल्डर से पूछना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, तो उनकी राय भी ली जा सकती है। साथ में क्या होता है कि यहाँ पर क्या 2:1 के रेशियो में पार्लियामेंट के मेंबर को अपॉइंट किया जाता है इन कमेटियों के अंदर। मैंने कहीं पे ये कहा कि केवल रूलिंग पार्टी के ही लोग इसके अंदर रहते हैं, नहीं, अपोजिशन पार्टी के लोग भी रहते हैं, तो दोनों के पॉइंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसके कारण से क्या होता है कि जनरली अपोजिशन विरोध करता है तो वो अपोजिशन का विरोध जो है वो कानून के अंदर कम होगा और कानून की क्वालिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो व्हाट शुड बी डन, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सबसे पहले तो देखो यार अभी क्या होता है, स्पीकर और चेयरमैन जब कानून या फिर बिल कहूं लोकसभा या राज्यसभा के अंदर आता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वेदर इस कानून को हमको डिपार्टमेंटल कमेटी के पास में भेजना है या नहीं भेजना है। जब ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार डिपार्टमेंटल कमेटी के पास में भेजना है या फिर नहीं भेजना है, इन दोनों के बीच में इन दोनों के द्वारा ही, इन लोगों के द्वारा ही डिसाइड जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा उस चीज को समझना कि यार कई बार इनके द्वारा ये किया जाता है कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है, तो ना ये एक ऐसी प्रोसेस हो गई है डिपार्टमेंटल कमेटी के पास भेजने की किसी बिल को जो स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड कर। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हर एक बिल को डिपार्टमेंटल कमेटी के पास में भेजा जाए एक्सेप्ट सम बिल, और वो बिल कौन डिसाइड करे, वो डिसाइड करे स्पीकर और चेयरमैन। इन दोनों बात में अंतर है। अभी स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड करता है कौन सा बिल जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे बिल को लेके जाओ, ये जो स्पीकर और चेयरमैन है डिसाइड करे कौन सा बिल नहीं जाएगा विद प्रॉपर रीजन कि क्यों नहीं जाएगा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के पास। अब कई सारे लोगों का कहना ये रहता है कि सर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के बीच में टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है, तो क्या करो, एक और तरीका ये भी है कि 2 सेशन के बीच में बहुत समय रहता है, 1 आध महीने रहता है, उस बीच में डिपार्टमेंटल कमेटी को और फ्रिक्वेंटली बुलाओ,
वहां पर डिबेट डिस्कशन कराओ, वहां पर बातचीत कराओ और उसके बाद में कानून जो है वो पास कराओ। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, देखो यार कि जितनी भी डिपार्टमेंटल कमेटी है, पार्लियामेंट के अंदर कोई डिबेट और डिस्कशन करता है उसके ऊपर व्हीप लगता है, पार्टी से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स रखते हैं। डिपार्टमेंटल कमेटी के अंदर या फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इन सारी चीजों का प्रयोग ना किया जाए, व्हीप ना हो। साथ में क्या हो कि यार एक फिक्स टाइमलाइन दे दी जाए कि इतने टाइम के अंदर आपको रिकमेंडेशन देना है। अगर आप इतने टाइम के अंदर रिकमेंडेशन नहीं देते हो तो उसके बाद में सीधे कानून बिल को हाउस के अंदर पेश कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद में हाउस डिबेट और डिस्कशन करेगा, उसके बाद में उसको पास कर दिया जाएगा। टाइम लिमिट बेस्ड अप्रोच होगी ना तो एक बेटर अप्रोच देखने को मिलेगी। साथ में क्या हो कि एक्सपर्ट को शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर बुलाने की मंजूरी दी जाए, जिसके कारण से एक क्वालिटी ऑफ कानून जो है वो यहाँ पर डेवलप हो सके। साथ में एक और एडिटोरियल आया, क्लाइमेट एक्शन दैट रन ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो यार फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन ना हर साल मिलेगा आपको। 2020 के अंदर कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन था, 2021 के अंदर था कि कॉम्पिटेटिव, कोऑपरेटिव और कन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म किस तरीके से इंडिया को डेवलप कर रहा है। 2019 के अंदर क्वेश्चन था कि यार गवर्नर और दिल्ली के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनकी वजह से देश के अंदर हमको कौन से नए प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली के गवर्नर का और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फेडरलिज्म का ही कॉन्फ्लिक्ट था। तो यहाँ पर ना ये फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन ना हर साल आते हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, इनके ऊपर ना नोट बना के रखो। तो एक एग्जाम्पल है जो बस मैं बता रहा हूँ, इस एडिटोरियल के अंदर दिया गया है। उस एग्जाम्पल को एक लाइन में लिखना, कोई बहुत डिटेल में मत लिखने बैठना कि यार मतलब एक एक डिटेल लिखना है इसकी, ठीक है। बस एक लाइन में लिखने की जरूरत है जो कि इन्वायरमेंट में भी यूज आ जाएगा और फेडरलिज्म में भी यूज आ जाएगा। रिसेंटली क्या है कि भारत के अंदर 5450 इलेक्ट्रिक बस जो है वो प्रोक्योर की गई है। कहा जा रहा है 2030 तक लगभग 50,000 ई बस जो है वो प्रोक्योर की जाएगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जिसके बाद में भारत के अंदर जो सिटीज है उसके अंदर एयर पोल्यूशन कम होगा, इलेक्ट्रिक बस चलेंगी तो समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक बस चल रही है तो फिर एमिशन कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि यार इलेक्ट्रिक बस है तो अब तेल नहीं जल रहा, डीजल नहीं जल रहा, जिसके कारण से फ्यूल का इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, बैलेंस शीट की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। साथ में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ने लगेगी, जॉब क्रिएशन बढ़ने लगेगा। क्योंकि आज के समय में आप बस को समझना, तो आज के समय पर गवर्नमेंट बस को आप जाके देखो, आपको बस कम चलती हुई दिखेगी, आवाज ज्यादा करेगी, खड़खड़ खड़खड़ इस तरीके की पूरी ज्यादा हिलती हुई बस दिखेगी आपको। हालत बहुत खराब। 1,40,000 रजिस्टर्ड पब्लिक बसों में से 40,000 बस तो ऐसी हैं जिनका समय समाप्त हो चुका है, उम्र पूरी हो चुकी है फिर भी चल रही है। तो इन बस की वजह से क्या होगा कि अब नई बसें आने लगेगी, इलेक्ट्रिक बसें आने लगेगी। साथ में क्या होगा कि यार जो पर किलोमीटर का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। पेट्रोल डीजल महंगा होता है, बिजली महंगी है, पेट्रोल डीजल, तो फिर अगर आप बिजली का प्रयोग करोगे तो सामान सस्ता, 40% तक पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ती है इलेक्ट्रिक बसेस। साथ में फेम स्कीम का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, क्या ऐसा नहीं लग रहा? फेम स्कीम क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, जिसके कारण से ज्यादा मात्रा के अंदर भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग जो है वो बढ़ेगा। साथ में इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो इस इलेक्ट्रिक बस के आने की वजह से हो रही है ना। जिसके बाद में ये इलेक्ट्रिक बस कौन लेके आ रहा है, तो आप समझना कि बस कौन चला रहा है। अधिकतर बसें आपको देखने को मिलेगी कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली इन बसेस को यूनियन गवर्नमेंट भी प्रोक्योर कर रहा है, मदद कर रहा है, फंड दे रहा है। इन सारे कारणों की वजह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तेज रूप से इलेक्ट्रिक बसेस को इन्वॉल्व करना और ट्रांसपेरेंसी, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। साथ में जो लाइवलीहुड है उसको डेवलप करने में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। क्योंकि यार समझना कि यार जब हम लोग पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में लोकल कम्युनिटी का, राज्यों का इन्वॉल्वमेंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक बस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां पर सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर काम कर रहा है। सेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो यहाँ पर हम लोग को झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करते हैं। ईस्टर्न
इकोनॉमिक फोरम। देखो यार, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है? व्लादिवोस्टोक, आप ऐसे ऊपर ऐसे बड़ा सा रशिया देखते हो इस तरीके से, यहाँ पर ना ऐसे व्लादिवोस्टोक मिलेगा आपको नीचे की तरफ, वो कामचाट का पेनिनसुला के। तो जो व्लादिवोस्टोक है ना, वहां पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है वो हुआ था, जिसके अंदर भारत ने भी ज्वाइन किया है। अब ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रशिया का एक फोरम है, जिसके जरिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया का जो ओशन है और रशिया है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो करवाया जाता है। चाइना निवेश करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वगैरह के जरिए, साउथ कोरिया यहाँ पर निवेश करता है समुद्र वगैरह के अंदर, जापान निवेश करता है। इंडिया ने, मतलब इन सब के निवेश इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना निवेश करते हैं, है ना, ये समझो कि ये लोग निवेश करते हैं, ठीक है। वहां पे न्यूज़पेपर में लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया खुशी के लिए आप लोगों की, कि हाँ मतलब मेरे को ही पता है कि हाँ ये होता है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया कितना निवेश कर रहा है ये देखो, आगे बढ़ो, है ना। इतना फैक्ट, इतना डाटा याद रहता नहीं होगी फिर एग्जाम में। इंडिया के अंदर $1 बिलियन तक का हम लोगों ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, ताकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो। अब ईएफ का एम तो मैंने बता दिया कि यार जो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है रशिया के, उसके डेवलपमेंट करने का इनका जो है वो मेन उद्देश्य रहता है। पर भारत अगर इसे ज्वाइन कर रहा है तो क्या ये आईपीईएफ के खिलाफ है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के खिलाफ है? तो देखो यार, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो भारत ने ज्वाइन किया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स लेड है, उसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं ईईएफ जो है वो रशिया के साथ में रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, पोलर रीजन के लिए इंपॉर्टेंट। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया के हित जो है वो दोनों तरफ अलग अलग है, और ये भारत का नॉन अलाइनमेंट जो है वो दर्शाता है। इसके अलावा एक और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी और खबरों के अंदर भी आया हुआ है कि तमिलनाडु ने ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है। इसकी बहुत टेक्निकलिटी में मत जाओ, एक एक बारीकी मत पढ़ो, क्योंकि सेंटर की स्कीम ये नहीं है, ये आपके एग्जाम्पल के रूप में ही यूज आने वाली है और कहीं यूज नहीं आएगी। तो ये आप ना एग्जाम्पल के अंदर यूज करोगे। हुआ ये था कि देखो, मिड डे मील स्कीम जो है वो भारत ने चलाई थी 1995 के अंदर, बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था। हुआ ये था, मतलब, और शुरुआत से बेसिक से बात करूं तो देखो यार, भारत के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि भारत के अंदर हम लोगों ने दे दिया था राइट टू एजुकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 1990s के अंदर राइट टू एजुकेशन दे दिया था। अब लोग को बच्चों को बुलाना था शिक्षा के लिए, तो यार लोगों को शिक्षित करना। दूसरी तरफ भारत के पास में बहुत ज्यादा भुखमरी की सिचुएशन थी, माल न्यूट्रिशन था। हम लोगों ने कहा कि दोनों को मिला देते हैं, और हम लोगों ने क्या किया, बोला कि स्कूल आओ भोजन कर लो। तो क्या हो गया कि जिसकी वजह से एनरोलमेंट भी बढ़ गया, माल न्यूट्रिशन भी टेकल हो गया। यही स्कीम जो है वो मिड डे मील स्कीम कहलाई 1995 के अंदर, और यही स्कीम को 2021 के अंदर पीएम पोषण दे दिया गया नाम। इस दौरान में डिस्कस ये भी किया जा रहा था पिछली मीटिंग के अंदर कि क्या भारत के अंदर हम लोगों को मिड डे मील, यानी कि दिन की मील के साथ में क्या ब्रेकफास्ट भी लोगों को दिया जाना चाहिए, इसके ऊपर उस समय पे डिस्कस किया जा रहा था। पर ब्रेकफास्ट अभी तक मिड डे मील स्कीम या कहूं पीएम पोषण स्कीम के अंदर नहीं दिया गया था। रिसेंटली तमिलनाडु ने एक स्टेप आगे बढ़ाया है, और पहली से 5वीं क्लास की कक्षा के बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट देने की बात की, जहां पर 1.14 लाख स्टूडेंट को और 1545 स्कूलों के अंदर ब्रेकफास्ट जो है वो दिया जाएगा। 417 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, 163 म्यूनसिपालिटी स्कूल और 728 तालुक के अंदर दिया जाएगा। एग्जैक्ट नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है। 33.56 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए अलग से निकाल दिए गए। इस स्कीम के बेनिफिट क्या है? तो इस स्कीम का बेनिफिट आपको दिखाई देगा कि पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। पर यहाँ पर इसके अंदर एक और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तमिलनाडु उसका विरोध कर रहा था, और वही विरोध जो है वो हमको झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि तीसरी या छठी क्लास के बच्चों को भी स्कूल में बुलाओ, उनको भी भोजन दो, पर यहाँ पर उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। 3 से 6 साल की उम्र का बच्चा, 3 से 6 साल की उम्र का बच्चा पहली क्लास में नहीं पहुंच जाता है, मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो फंड है वो काफी कम है इस स्कीम के लिए, जितना होना चाहिए था उतना है नहीं। पर फिर भी इट इज अ गुड स्टेप जो कि अभी अभी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। साथ में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई जो है वो बहुत हद तक पहुंच चुकी है। 170 लोगों की डेथ भी हो चुकी है।
अब ये वॉर जो है वो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, अर्मेनिया जिसकी राजधानी येरेवन है, ये लड़ाई जो है एक्चुअल में हुआ ये था कि अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही टर्की के भाग हुआ करते थे। ओटोमान साम्राज्य टूटा तो ये लोग अलग हो गए। ये लोग अलग हुए ना, थोड़े समय बाद इसे रशिया ने कंट्रोल कर लिया था, तो ये पूरे रीजन जो है वो रशिया के कंट्रोल में आ गए थे। रशिया का ब्रेकडाउन हुआ, उसके पहले ही अर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो अपने आप को रशिया से अलग करने लगे थे। अब अर्मेनिया के अंदर आपको क्रिश्चियन लोग दिखाई देते हैं, अजरबैजान के अंदर इस्लामिक लोग दिखाई देते हैं। इन दोनों के बीच में एक नगोर्नो काराबाग वाला रीजन है, जिसको लेके दोनों के देशों के बीच में डिस्प्यूट है, जहां पर नगोर्नो काराबाग के ऊपर क्लेम अजरबैजान भी करता है, अर्मेनिया भी करता है। अर्मेनिया जो कि क्रिश्चियन है, इसे वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करते हैं, और अजरबैजान जो कि इस्लामिक है, इसे टर्की जैसे देश जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब पिछला जब युद्ध हुआ था, ये 2020 के एंड और 2021 के अंदर देखने को मिल रहा था, है ना। 2021 की शुरुआत के अंदर जनवरी के महीने में खास रूप से दिख रहा था अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध। तो ये जो युद्ध था उसके अंदर ना टर्की थोड़ा सा काफी बैकफुट के अंदर दिखाई दे रहा था। तो टर्की जो है वो काफी ज्यादा एक्टिवली अजरबैजान को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। वेस्टर्न कंट्रियों ने अर्मेनिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया नहीं था, जिसके बाद में नगोर्नो काराबाग वाले रीजन के अंदर एक बड़े रीजन के ऊपर अजरबैजान का कंट्रोल था, ठीक है। पर यहाँ पर सीज फायर कर दिया गया था, कहा गया था कि यार सीज फायर कर दो, जो जहां पर है वो वहीं पे रुक जाए, ठीक है। तो अर्मेनिया का कहना ये कि सीज फायर करने का बोला है, बचे हुए जो जहां पर है वो वहीं पे रुक जाए। मतलब हम लोग थोड़े से अर्मेनिया नगोर्नो काराबाग के अंदर वो रीजन हमारे। अजरबैजान का कहना ये है कि नहीं, इस एग्रीमेंट के अंदर ये भी कहा गया था कि आप हमारे साथ में, मतलब नगोर्नो काराबाग वाला रीजन हमारे साथ में जाएगा, जिसको लेके डिस्प्यूट जो है वापस से बढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में लड़ाई जो है वो देखने को मिलती है। इतना पूरा इतिहास याद करने की जरूरत नहीं है, बता दिया बताने को। बस इतना याद रखो कि नगोर्नो काराबाग को लेके लड़ाई है अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में। ये दोनों रशिया से ही निकली हुई कंट्रियां हैं, और इनकी राजधानी याद रखो, एक येरेवन है और एक बाकू है। अजरबैजान की जो बॉर्डर है वो रशिया, जॉर्जिया, नीचे ईरान और इधर अजरबैजान से शेयर होती है, अर्मेनिया से शेयर होती है। अर्मेनिया की बॉर्डर जो है वो ऊपर जॉर्जिया, इधर टर्की, इधर ईरान, इधर अजरबैजान से शेयर होती है, थोड़ी सी रशिया से भी शेयर होती हुई दिखाई दे देगी आपको, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हंगरी अब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा कई सारे ऐसे एक्शन लिए गए हैं जो कि डेमोक्रेसी से थोड़ा उसको दूर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को आज देखने को मिल रही है जो खास है। न्यूज के अंदर ऐसा कुछ मेरे को बहुत खास नहीं मिला जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस कारण से छोटी न्यूज के अंदर मैंने कुछ भी कवर नहीं किया ज्यादा, ठीक है। इनको अगर आप नहीं लिखे होगे तो भी चलेगा, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो बस मैप को याद रख लेना, अजरबैजान और अर्मेनिया का पिछले 3 साल से खबरों के अंदर है, तो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में आप लोगों को 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ में आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको मिल जाती है। अनअकैडमी का कॉम्बैट होने वाला है परसों, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट डिस्काउंट जो है वो मिलने वाले हैं, तो जाओ इसके अंदर एनरोल करो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।